अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम बाय द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दोनों मेथड से अपन को डिजाइन करने के सिलेबस में है, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस दोनों मेथड से। तो अभी हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सीखते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन का सिंगली रीइंफोर्स और डबली रीइंफोर्समेंट में सीखा डिजाइन करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो अब हम लोग सीखेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम। तो टी बीम के बारे में, टी बीम को हम लोग फ्लैंज सेक्शन के नाम से भी आता है। तो यहाँ पर फ्लैंज सेक्शन में आपके दो टाइप के सेक्शन होते हैं, एक टी बीम होता है, एक आपका एल बीम होता है। जो टी बीम का होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो पोर्शन से। ये जो टॉप वाला पोर्शन वाइड पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं फ्लैंज पोर्शन, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में थिनर सेक्शन, इसको अपन वेब स्टेम या रिब सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका टी बीम है। और सिमिलर वे में ये आपका एल बीम है। एल बीम का जो ये पोर्शन होता है इसको अपन फ्लैंज रिब या स्टेम पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम लोग फ्लैंज पोर्शन बोलते हैं सिमिलर वे में। तो इसी की एनालिसिस करनी है। तो इस एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर आएंगे और उस पैरामीटर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उस पैरामीटर का कोडल से प्रोविजन क्या है, ठीक है, और कोडल से प्रोविजन है तो क्यों प्रोविजन है, ये सारा डिस्कशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अपन को डिजाइन भी करना होगा। ठीक है, मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी होगी, एक्सी कैसे निकालोगे, एक्सए कैसे निकालोगे, ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसके बारे में टी बीम के। तो यहाँ पर फ्लैंज बीम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो टी बीम और एल बीम हमने बताया आपको। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीम होता है, जैसे ये पोर्शन जो आपका है, ये आपका एक बीम पोर्शन होता है, इसके ऊपर हम लोग स्लैब को कास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बीम के ऊपर या इसी ऊपर स्लैब कास्ट कर देते हैं या इसके ऊपर भी अपन स्लैब कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के बीम होते हैं। ठीक है, एक आइसोलेटेड टी बीम होगा, एक मोनोलिथिक टी बीम होगा, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा ये बीम का पोर्शन होता है जिसमें हम लोग बॉटम पोर्शन को मानते हैं ये टेंशन में जाता है। ठीक है, और टॉप पोर्शन ये जो अपन का पोर्शन फ्लैंज दिख रहा है ये स्लैब का पोर्शन हो सकता है या अलग से हो सकता है, और ये पोर्शन जो होगा वो हमेशा कंप्रेशन में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आपका फ्लैंज पोर्शन होगा वो आपका हमेशा कंप्रेशन में होगा। ठीक है, और ये जो स्टेम पोर्शन यानी वेब पोर्शन जो अपन का है, ये जो वेब पोर्शन है ये आपका टेंशन में होगा, पार्शियली टेंशन में होगा, पार्शियली कंप्रेशन में, या फुली टेंशन में हो सकता है, वो डिपेंड करेगी आपके मटेरियल पे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि द स्लैब एंड द रेक्टेंगुलर बीम शैल बी कास्ट इंटीग्रली और दे शैल बी इफेक्टिवली बॉन्डेड टू एनी अदर मटेरियल। स्लैब का जो पोर्शन है और रेक्टेंगुलर का पोर्शन है बीम का, जो दोनों को आप एक ही साथ बांध दो या किसी दूसरे मटेरियल की हेल्प से बांध दो। ठीक है, तो यहां पर ये अपन का डेफिनेशन हुआ। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का वेरिएशन होता है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर द वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोंग द एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज, जो फ्लैंज पोर्शन पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस का एक्चुअल वेरिएशन है। ठीक है, so that the compressive stresses is more in the flange just above the rib than the same distance away from it। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन होता है टी बीम के केस में। टी बीम के केस में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन होता है ये आपका ऐसा होता है, यानी ये जो आपका ये वेब पोर्शन है, ये वेब पोर्शन के ऊपर का पार्ट होगा, इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन है या कंप्रेसिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्रू आउट इस फ्लैंज पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो डिजाइन पर्पज के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक यूनिफॉर्म मान लेते हैं पर्टिकुलर जोन में, यहां तक हम लोग मान लेते हैं। यहां पर जो है आपका इसके अंदर ये वेरिएशन आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन हो रहा है जिसको हमने कंसीडर किया यानी मान लिया, वो हम रेक्टेंगुलर मान ले रहे हैं।
तो रेक्टेंगुलर आप मानोगे तो हर जगह कैसा है, यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिजाइन करने के लिए हमारे पास सुटेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम लोग एक्चुअल वेरिएशन ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा वेरिएशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये आपका यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग निकल के आएगा अभी, ठीक है। तो इंटायर विड्थ ऑफ फ्लैंज पर जो आपने ये इंटायर विड्थ ऑफ फ्लैंज लिया, इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस वेरिएशन है कंप्रेसिव स्ट्रेस का। लेकिन आपने जिसमें कंसीडर किया कि ये जितना हमारा वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है यूनिफॉर्मली है, उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। और ड्यूरिंग द इंटायर कैलकुलेशन हम लोग को हमेशा यही कंसीडर करना है, इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। और बी को हम लोग कंसीडर तब करना जब हमें डेड लोड वगैरह कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बी एफ को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम कहने का मतलब इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज पोर्शन बीम का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो हम लोग को यही कंसीडर करना पड़ेगा कि इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन है वो यूनिफॉर्मली है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस देखें तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेरी कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म वेरी कर रहा तब हमारे लिए डिजाइन के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहां पर टी बीम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, टी बीम ही अपने सिलेबस में, ठीक है। एल बीम का सिलेबस में नहीं है, लेकिन डाटा हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टी बीम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में, एक आइसोलेटेड टी बीम होता है और एक होता है मोनोलिथिक टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल टी बीम, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल टी बीम, और इसको हम लोग बोलते हैं टी बीम प्लस स्लैब। अगर हमारी दोनों की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक ही साथ हो रहा है, टी बीम प्लस स्लैब दोनों की अगर कंस्ट्रक्शन एक ही साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं जिसका नाम है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक टर्म उसको बोलते हैं जहां पर हमारा ये टी बीम और स्लैब क्या करे, दोनों की कास्टिंग साथ साथ हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो अब इन सबके पैरामीटर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि टी बीम, आइसोलेटेड टी बीम का इफेक्टिव विड्थ कितना होगा, मोनोलिथिक टी बीम का इफेक्टिव विड्थ कितना होगा कोड के अनुसार, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखा है कंपोनेंट ऑफ टी बीम। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको फ्लैंज पोर्शन, रिब, वेब या स्टेम, जो भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो पोर्शन अपन ने डिस्कस किया ही, फ्लैंज पोर्शन के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया। अब देखिए, तो यहां पर इस पोर्शन को अपन वेब पोर्शन बोलते हैं, या इसी को अपन रिब भी बोलते हैं, और यह अपन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका टॉप मोस्ट पोर्शन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैंज पोर्शन बोलते हैं। अब देखिए, जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं तो इस तरीके से हमें शेप दिखाई देता है, इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इस तरीके में आप देखो, ये बीम, ये भी बीम दिख रहा है, ये भी बीम दिख रहा है। लेकिन अब हम लोग अगर देखें तो इस बीम का जो पोर्शन है, इसके ऊपर जो पोर्शन है, इसको अपन फ्लैंज बोले, तो ये फ्लैंज आप क्या कर लो, कट कर लो। अगर इस फ्लैंज को आप कट कर रहे हो तो इसका मतलब ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, जैसा अभी अपन ने बनाया था, ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इस पोर्शन को अभी अपन ने क्या बोला था, एल बीम, ठीक है। और इस पोर्शन को अगर आप कट करोगे तो ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, ये पोर्शन ऐसा दिखेगा। तो ये क्या है आपका, टी बीम, ठीक है। तो हमें ये पता चला अभी तक कि टी बीम क्या है और एल बीम क्या है। टी बीम अगर होगा तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे वो भी अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी बीम में हमने क्या देखा था कि द वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द फ्लैंज पोर्शन इज यूनिफॉर्मली। अगर हम लोग ओरिजिनल ओवरऑल विड्थ लेके चल रहे हैं तो उसमें आपका वेरिएशन जो है वो आपका कैसा, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्त, प्रॉब्लम मेन आती है कि आपको डिजाइन करना तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ऐसा वेरिएशन लेना पड़ेगा जहां पर वेरिएशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर माने ये जो विड्थ दिया हुआ है, ये पोर्शन, ये आपको ओवरऑल विड्थ दिया हुआ है, और ये जो पोर्शन दे रखा है ये वी ऑफ इफेक्टिव विड्थ दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें कि इसका डेफिनेशन, तो यहां पर लिखा हुआ है द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ द
variation is complex and therefore the concept of effective width has been introduced. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आई, हमें क्यों पढ़ना पड़ा इफेक्टिव विड्थ का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर जो वेरिएशन है ये कॉम्प्लेक्स कंप्रेसिव स्ट्रेस का वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसको आपको स्टडी करने के लिए अपन को एक इफेक्टिव विड्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो द इफेक्टिव विड्थ इज द कन्वीनियंट हाइपोथेटिकल विड्थ ऑफ द फ्लैंज ओवर विच द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेम कंप्रेसिव फोर्स टू बी एज्यूम वुड बी बीन इन केस ऑफ द एक्चुअल विड्थ विद द ट्रू वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जो आपका एक्चुअल विड्थ है, यानी ये विड्थ, यानी ये जो आपका बी कंसीडर किया है, तो ये एक्चुअल विड्थ है, यहां पर ट्रू वेरिएशन, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अगर हम लोग इफेक्टिव विड्थ की बात करें वीएफ की, तो यहां पर आपका जो वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, दो विड्थ आएंगे हमारे फ्लैंज सेक्शन में, एक वी होगा, एक वीएफ होगा। वीएफ मतलब इफेक्टिव विड्थ, जिसमें हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन यूनिफॉर्म होगा, और वी में आपका जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास दो पॉइंट है, दोनों को ही ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका द कंप्रेसिव स्ट्रेस वेरिएशन ड्यू टू द फ्लेक्चर इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द विड्थ ऑफ स्लैब। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरऑल विड्थ बोलते हैं। इन केस ऑफ द कैलकुलेशन वी एज्यूम द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द विड्थ यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कैलकुलेशन में हम लोग ऐसे विड्थ को लेके चलेंगे, ऐसे विड्थ को कंसीडर करके चलेंगे जिसमें वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हम लोग हमेशा बात करेंगे वीएफ। ठीक है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, इफेक्टिव विड्थ। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, तो इस विड्थ में आपका जो वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो आपका यूनिफॉर्म है। तो इसलिए कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा वीएफ लेंगे इन स्टेड ऑफ वी। और वी कहां पर लेना है, जब हम लोग केवल डेड लोड ऑफ बीम कैलकुलेट करेंगे तो वहीं पर कंसीडर करेंगे बी को केवल। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। द विड्थ ऑफ द फ्लैंज with the constant compressive stress equal to the peak actual flexural compressive stress to the leads to the same longitudinal compressive stress force due to the original stress distribution is called the effective width of flange। तो वही अपन कह रहे हैं कि ऐसा विड्थ जहां पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्मली हो अंडर द फ्लेक्चरल एक्शन। ठीक है, फ्लेक्चरल मतलब बेंडिंग, और बेंडिंग में अपन जानते हैं m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, और इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्चरल स्ट्रेस। फ्लेक्चरल स्ट्रेस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अपन किस टर्म को कहां पर बोलते हैं, और m को बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, i को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, y को न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम फाइबर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं। अब यहां पर फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस देखें, यहां पर लिखा है कंप्रेसिव, तो यहां पर कंप्रेसिव और टेंसाइल दो होते हैं, वो डिपेंड करता है इस y पर। अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो y की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर लेके जाओगे। ठीक है, जैसे यहां पर ये आपका हो गया कंप्रेसिव। ठीक है, वेरिएशन ऑफ ये अपन का न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो अगर हम लोग ये y लेके चल रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो y टॉप। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिएशन आएगा स्ट्रेस का वो आपका ऐसा आएगा, और यहां पर जब हम लोग y बॉटम ले लेंगे, y बॉटम ले लेंगे, तो ये आपकी सिग्मा टी आएगा, और यहां पर आपकी सिग्मा सी आएगा। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू m बाई आई मल्टीप्लाई बाई y ऑफ टॉप। ठीक है, सिग्मा टी इज इक्वल टू m बाई आई मल्टीप्लाई बाई y ऑफ बॉटम। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आगे जब हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे तब वहां पर भी अपन को ये इंपॉर्टेंट टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और इसी के बेसिस में हम लोग इसी को फंडामेंटल मान करके यहां पर डिजाइन कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है सब वो टॉप पोर्शन की बात कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इंक्रीजेज
जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो किसके किसके पैरामीटर के साथ इंक्रीज करेगा, वो कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जिसके साथ ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं। अगर स्पान की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, यानी जो आपकी लेंथ ऑफ बीम होगा अगर वो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये आपका हमेशा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इंक्रीज करेगा। दूसरा, इंक्रीज वेब विड्थ। ठीक है, वेब का विड्थ यानी जो आपने वेब पोर्शन, स्टेम पोर्शन, रिब पोर्शन लिखा था उसकी पोर्शन अगर इंक्रीज करेगी तो वो भी आपके इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर हमारा फ्लैंज का थिकनेस, ठीक है, फ्लैंज का थिकनेस तो देख लो यहां पर एक शॉर्ट में अपन बना दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ वेब, और इसको अपन बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज या डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ। ठीक है, तो ये BW वैल्यू बढ़ाओगे यानी विड्थ ऑफ वेब यानी BW अपन लिख दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, और यहां पर अपन लिख रहे हैं ये अपन के लेंथ ऑफ बीम हो गया, और यहां पर अपन लिख रहे हैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एक्चुअल वेरिएशन ऑफ द फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव स्ट्रेस विद द मैक्सिमम वैल्यू नियर द वेब। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट शियर फिनोमेना। ठीक है, तो ये वेरिएशन अपन ने देखा था कि जो फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन है वो अपन का वेब पोर्शन के पास यानी इस जोन में अभी अपन ने देखा था ना एक्चुअल वेरिएशन ऑफ, तो ये इस तरीके से वेरिएशन करता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका इसी वेब के ऊपर रहता है। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। और जब यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा तो यहां पर शियर फिनोमेना बढ़ जाएगा, और शियर फिनोमेना बढ़ जाएगा तो हमें भी उसको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शियर फिनोमेना की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होगी वो जब हम लोग शियर डिजाइन करेंगे तब वहां पर देखेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट, अब ये जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि टाइप ऑफ लोडिंग कैसा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे कि ठीक है टाइप ऑफ लोडिंग कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, यूडीएल भी हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, आइसोलेटेड टी बीम मतलब इंडिविजुअल टी बीम जिसको अपन ने बोला था। तो पहले आपका देखो, जब भी अपन की ये देखो ये पोर्शन एक सीधा सा दिख रहा है, जब अपन के पास इस पर कोई लोड नहीं लगाते, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज स्ट्रेट पोर्शन में रहता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बिफोर लोडिंग। क्या कह सकते हैं अपन, बिफोर लोडिंग। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें ये पोर्शन, तो जब आप लोड लगा देते हो तो जहां पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है, आपका जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां पर सबसे ज्यादा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी ये बेंडिंग शेप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर लोडिंग। ये आपका कैसा है, बेंडिंग शेप है। ये कैसा है आपका, बेंडिंग शेप है। पहले लोड लगाया तो आपका स्ट्रेट था, बाद में लोड लगाया तो ये क्या कर गया, बेंड कर गया। अब इसी बेंडिंग की वजह से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा शुरू में। ठीक है, कि बेंडिंग, कंप्रेसिव, बेंडिंग, टेंसाइल कहां पर आएगा। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो इसके लिए जो वैल्यू आती है इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम का, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है आइसोलेटेड टी बीम का, ये होता है VF इज इक्वल टू आइसोलेटेड टी बीम के बारे में L0 डिवाइडेड बाई B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू L0 डिवाइड बाई L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, तो ये है आपका आइसोलेटेड टी बीम के बारे में, आइसोलेटेड टी बीम। फर्दर दोस्त अगर हम लोग बात करें, आइसोलेटेड टी बीम हो गया, अगर हम लोग यहां पर बात करें VF इज इक्वल टू L0 डिवाइडेड बाई B प्लस 4 प्लस BW, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि आइसोलेटेड एल बीम के बारे में। ये किसका है आपका, आइसोलेटेड एल बीम। ठीक है, तो ये आपका टी बीम के बारे में हो गया, ये आपका किसके बारे में हो गया, एल बीम के बारे में। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखना, लेकिन हमारे कोर्स में केवल टी बीम के बारे में है, तो टी बीम का आप डेटा याद रखना। एल बीम के लिए बस आप क्या करना, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना L0 में। अब ये L0 क्या है, ठीक है, अब ये जो L0 होता है ये आपका इफेक्टिव लेंथ है। L0 इज इक्वल टू है आपका
इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो L नॉट इज इक्वल टू L है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये आपका L नॉट इक्वल टू 0.7 L इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। तो अपन के पास जो कोर्स में है यानी जो सिलेबस में है वो हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस। किसका हमारे पास, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम का केस नहीं है, लेकिन अगर आपको आएगा तो L नॉट इक्वल टू 0.7 L रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आइसोलेटेड टी बीम के बारे में। अभी हमने दो बीम के बारे में बात किया था, एक आइसोलेटेड होता है, एक मोनोलिथिक टी बीम होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो मोनोलिथिक टी बीम के बारे में यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टी बीम प्लस स्लैब पोर्शन। तो इसके केस में आपका आता है, यहां पर आता है V इफेक्टिव इज इक्वल टू L नॉट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो यहां पर आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज आएगा L नॉट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो ये तो आपका आइसोलेटेड टी बीम के बारे में हुआ। तो ये ध्यान रखना, दिस इज टॉकिंग अबाउट द टी बीम, ठीक है। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि V इफेक्टिव इज इक्वल टू L नॉट 1 या L1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस BW प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फर्स्ट डेटा मान लो और ये अपन का सेकंड डेटा मान लो। अच्छा, अब एक बात आती है, ध्यान रखना कि जो ये डेटा अपन ने दिया, ये डेटा जो अपन ने दिया, ये अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 है, ये अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 है, दोनों डेटा। और यहां पर भी डेटा अपन बात कर रहे हैं, ये भी आपका IS 456 2000 के अकॉर्डिंग डेटा है। किसके अकॉर्डिंग डेटा है, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये L1 L2 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ये आपका स्लैब पोर्शन है, ये कोई आपका स्लैब पोर्शन है, कंटिन्यूअस इसके आगे है, ठीक है। तो ये कोई आपका स्लैब पोर्शन हो गया और ये भी आपका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा बन जाता है तो इसका मतलब इसके आगे अभी कंस्ट्रक्शन है, इसके आगे अभी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस है L1, ये डिस्टेंस आपका L1 और ये डिस्टेंस है आपका L2। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें कि ये हमारा टी बीम है, तो इसकी जो विड्थ होगी फ्लैंज की, तो ये है आपकी विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। तो IS कोड क्या कहता है कि इसका जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा, इसका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो यानी ये पोर्शन आप इसको ऐसे ले लो, ये पोर्शन आप ऐसे ले लो और ये पोर्शन ऐसे, और ये जो अपन को दिख रहा है ये आपकी वेब पोर्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे विड्थ ऑफ वेब, और इसको हम लोग बोलेंगे डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। तो यहां से IS कोड ये कहता है कि ये जो हमारा इफेक्टिव विड्थ है ये आपका L1 डिवाइडेड बाई 2 यानी इसके सेंटर तक का ये डिस्टेंस L1 डिवाइडेड बाई 2 और ये डिस्टेंस यहां तक हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इन दोनों के बीच की विड्थ है VW, इससे ज्यादा, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। तो यहां पर हमने दो डेटा लिखा, एक डेटा ये लिखा, एक डेटा ये लिखा। तो IS कोड क्या कहता है, IS कोड क्या कहता है कि इन दोनों डेटा में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, IS कोड क्या कहता है कि इन दोनों डेटा में से जो हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी वही हमारी हो जाएगी इफेक्टिव विड्थ ऑफ बीम या फ्लैंज पोर्शन। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ
above 2 is the effective width of flange. Is the effective width of flange. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज बोलते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो यहां पर आपको लिखा है एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू. ठीक है, तो वी एफ इज इक्वल टू इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, और यहां पर लिखा हुआ है एल नॉट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एल नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो मूवमेंट इन द बीम. ठीक है, जीरो मूवमेंट मतलब अपन को अभी बीएमडी से समझाते हैं. ठीक है, तो यहां पर जीरो मूवमेंट्स इन द बीम which is the effective span for the simply supported beam. Simply supported beam के लिए हम लोग जानते हैं कि अपन के जो ये जो आपका इफेक्टिव स्पान आता है वो एल नॉट के इक्वल आता है, एंड 0.7 फॉर द कंटिन्यूअस. ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए 0.7 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. अब यहां पर लिखा है बी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो विड्थ ऑफ वेब लिखा हुआ है. ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू, इसको थिकनेस ऑफ फ्लैंज या डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी बोलते हैं. ठीक है, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ बी, बी इज इक्वल टू, यहां पर शो नहीं हुआ. ठीक है, तो v इज इक्वल टू एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज पोर्शन है. तो इस बात को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. चल अब हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड टी बीम, एल बीम या इंडिविजुअल एल बीम. हमने बताया कि आप क्या करिए, यहां पर 0.5 से मल्टीप्लाई कर जो सारा डेटा को उसी में रख दीजिए. ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन वही है. ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लैंज, दिस इज द विड्थ ऑफ फ्लैंज, एंड दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, एंड दिस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वेब पोर्शन. ठीक है, तो सारा डेटा अपन को क्लियर है. अब हम लोग बात करेंगे मोनोलिथिक टी बीम का. तो ये अपन का स्लैब पोर्शन हो गया, ठीक है. तो यहां पर अपन की ये जो वेरिएशन है ये अपन का ओवरऑल है, और ये वेरिएशन आपकी इफेक्टिव विड्थ है. ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें इसके केस में जो वैल्यू आता है, तो ये है आपका वी एफ एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी एफ. दूसरा आईएस कोड जो डेटा कहता है वी एफ इज इक्वल टू एल नॉट बाई टू एल टू बाई टू. ठीक है, तो ये जो डेटा है ये वाला डेटा, ये आपका L1 है और ये डेटा आपका L2 है. ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका क्या है, BW है. तो यहां से अगर हम लोग देखें कि ये L1 और ये L2 की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करिए, जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ मोनोलिथिक टी बीम का होगा वो दोनों का मिनिमम ऑफ अबव दीज टू वैल्यू. ठीक है, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू होगी जो वही हमारी इफेक्टिव विड्थ हो जाएगी, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू IS 456-2000. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, IS 456 और ये 2000 के अकॉर्डिंग है. और यही डेटा हमें लेके चलना, क्योंकि डिजाइन के लिए हम लोग रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं, इसी को लेके चल रहे हैं. अब हम लोग एल एनालिसिस ऑफ टी बीम की बात करते हैं. हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ टी बीम. तो एनालिसिस ऑफ टी बीम में हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन XC. ठीक है, XC इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई डी, और K का फॉर्मूला हम बहुत अच्छी तरीके से सीखें. ठीक है, K इज इक्वल टू M इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई M इंटू सिग्मा CBC प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, सिग्मा ST. ठीक है, तो ये हमारी हो गई K की वैल्यू, और इसको हम K को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. ये सब सारा वैल्यू अपन को पता होता है. दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, दूसरा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा XA की कैलकुलेशन. ठीक है, हमारा कैलकुलेशन होगा दूसरा XA कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये अपन का हो गया फ्लैंज पोर्शन बीम का, और ये आपका हो गया क्या, वेब पोर्शन. तो हम लोग यहां पर मान के चलेंगे कि ये हमारा AST होगा. AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, और ये हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा, यानी जो भी अपन को डेटा लेके चलना वो इफेक्टिव लेके चलेंगे. ये हमारा होगा डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगा. ठीक है, और ये जो डेटा होगा हमारा
ये हो जाएगा आपका BW, यानी विड्थ ऑफ क्या हो जाएगा, वेब हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। तो ये सारा वेरिएशन है हमारा। तो अब हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है यहां पर कि जो हमारा एक्सए, और हमने शुरू में आपको बताया था कि एवरी कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सए वैल्यू, कि जो भी सारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो एक्सए के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। एक्सए के बेसिस पे अपन कभी नहीं करेंगे, केवल एक्सए हम लोग तब कंसीडर करेंगे जब हमारा एक्सए इक्वल टू एक्ससी हो जाए फॉर द बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन तो अभी है नहीं, तो अभी अपन को पता करना है कि इस एक्सए के बारे में। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार न्यूट्रल एक्सिस इस फ्लैंज पोर्शन में आ जाए और दूसरी बार आपकी न्यूट्रल एक्सिस इस वेब पोर्शन में आ जाए। एक बार न्यूट्रल एक्सिस इस फ्लैंज पोर्शन में आ जाए, एक बार ऐसा बन सकता है कि इस वेब पोर्शन में हमारा क्या हो जाए, न्यूट्रल एक्सिस हो जाए। और हमने बताया था ये डिपेंड किस पे करेगा, एएसटी पर। अगर एरिया ऑफ स्टील ज्यादा रखोगे तो क्या करेगा, वेब पोर्शन में आ जाएगा, कम रखोगे तो फ्लैंज पोर्शन में रहेगा। क्लियर है इतना? तो यहां पर हम लोग केस फर्स्ट मानते हैं, तो यहां पर हम लोग मानते हैं केस फर्स्ट, when the neutral axis is within the flange portion, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, देखो फ्लैंज पोर्शन में कहने का मतलब ये हमारा ये इतना हो गया। अब ये और ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ये हमारा हाइपोथेटिकल वैल्यू है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा फ्लैंज पोर्शन, डेप्थ ऑफ फ्लैंज यहीं पर आएगा। तो ये डेप्थ हो जाएगा XA और ये डिस्टेंस हो जाएगी अपन का D माइनस XA। क्या हो जाएगा ये, D माइनस XA। तो हम लोग जानते हैं XA कैलकुलेट करने के लिए एरिया मोमेंट ऑफ, यहां पर मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में कंप्रेशन जोन, इज इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन। CZ मतलब कंप्रेशन जोन, TZ मतलब टेंशन जोन, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, तो यहां पर ये कंप्रेशन मतलब ये हमारा कंप्रेशन जोन है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, VF मल्टीप्लाई बाई XA। तो एरिया कितना हो गया कंप्रेशन का, VF मल्टीप्लाई बाई XA। अब देखो, अब इसकी CG की डिस्टेंस कितना होगा, इसका CG यहां पर होगा, ये रेक्टेंगुलर वेरिएशन है, तो ये हो जाएगा XA डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहां से इस न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक की CG के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, XA डिवाइडेड बाई 2। तो दिस BF मल्टीप्लाई बाई XA, ये तो एरिया हो गया, और CG की वैल्यू के लिए XA बाई 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा XA डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब कंप्रेशन जोन तो खत्म हो गया, क्योंकि कंप्रेशन जोन का हाफ ये फ्लैंज पोर्शन था। अब हम लोग लिखेंगे दिस इज M से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये इक्विवेलेंट टू कंक्रीट बन जाएगा। तो M इंटू AST, ये तो आपका क्या हो गया, कंक्रीट का इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया, और CG से न्यूट्रल एक्सिस से इसकी CG के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, D माइनस XA। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर M इंटू AST मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस XA, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, XA निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, XA निकल के आ जाएगा। तो दोनों स्टेप तो हो गए। अब हम लोग यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। और यहां पर कैसे चेक होगा, विद इन द फ्लैंज पोर्शन है, तो हम लोग यहां पर मानेंगे इफ, ठीक है, अगर हमारा XA इज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज के अंदर होगा, मतलब इस वैल्यू से कम होगा DF से XA की वैल्यू, तभी तो फ्लैंज पोर्शन के अंदर रहेगा। अगर हमारा DF से बाहर हो जाएगा, इसका मतलब XA इज ग्रेटर देन DF, यानी आउट ऑफ फ्लैंज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि XA इज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, तब तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओके। इसका मतलब जो हमने मान के चला वही डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर ये डेटा आ रहा है तो इसकी वजह से आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन।
क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? पहला x इज लेस देन xc, दूसरा हमारा होगा x इज इक्वल टू xc, तीसरा पैरामीटर होगा हमारा x इज ग्रेटर देन xc। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड सेक्शन। क्या हम लोग बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपका इसकी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, बैलेंस सेक्शन हो गया तब भी प्रॉपर्टी जानते हैं, ओवर रीइंफोर्समेंट हो गया तब भी अपन प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है? सिमिलर ट्राइंगल वाला रूल, XCA डिवाइड बाई XA इज इक्वल टू TA डिवाइडेड बाई M इंटू हो जाएगा D माइनस XA। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? CA डिवाइडेड बाई XA इज इक्वल टू TA डिवाइडेड बाई M इंटू D माइनस XA। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे दोस्त? CA की वैल्यू अगर पता होगा तो CA की वैल्यू रखेंगे, तो TA की निकालेंगे। अगर हमारा सिग्मा ST इज इक्वल टू T होगा तो हमारी CA की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और जैसे ही एक बार हमारी वैल्यू आ गई तुरंत हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जानते हैं C मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म करेस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कौन से साइड से आएगा? टेंशन साइड से आएगा। ठीक है, अब ये C इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू CA मल्टीप्लाई बाई, अब केवल B की जगह हम लोग रख लेंगे BF मल्टीप्लाई बाई XA। ठीक है, और T की वैल्यू हम लोग रखेंगे TA डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाई बाई M इंटू AST। ठीक है, दिस M to M कैंसल आउट, सो दिस वैल्यू TA मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू AST। ठीक है, सो यहां से अपन इसके सबके बारे में जानते हैं। अब लीवर आर्म की वैल्यू, लीवर आर्म की वैल्यू हो जाएगी D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इस सारे डेटा को फिगर से देखते हैं। ये तो अपन को याद है, ये सारा डेटा अपन को याद है। देखो, अगर हम लोग यहां पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए तो ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया। तो यहां पर आपका जो डायग्राम बनेगा वो सिमिलर वे में ये आपका ऐसा और ये हमारा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये जो डेटा हो जाएगा, ये जो डेटा ये हो जाएगा आपका TA डिवाइडेड बाई M और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू क्या? CA। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपका कितना? XA। तो यहां पर एक फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे C इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, और यहां पर टोटल एक टेंसाइल फोर्स आएगा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीवर आर्म। अब ये इक्वल टू कितना होगा? अब देखो, तो ये एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इसकी CG होगी। तो हम लोग जानते हैं दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा XA बाई 3। तो लीवर आर्म इज इक्वल टू हो जाएगा D माइनस XA डिवाइडेड बाई 3। सो लीवर आर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D माइनस XA बाई 3। और इस T की वैल्यू TA डिवाइड बाई M मल्टीप्लाई बाई M इंटू AST, दिस M to M कैंसल आउट, वही डेटा लिखा हुआ TA इंटू AST। अब इस C का एरिया निकाल लो इसका, तो 1/2 CA इंटू XA। अब डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे? इंटायर विड्थ पे। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? एक पॉइंट लोड में, BF से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पर आ जाएगा BF इंटू XA मल्टीप्लाई बाई CA डिवाइडेड बाई 2। तो ये C की वैल्यू आ गई और ये T की वैल्यू आ गई और ये हमारा क्या आ गया? लीवर आर्म की वैल्यू आ गई। फर्दर दोस्त अगर हम लोग यहां पर देखें तो सारा वायर कैलकुलेशन अपन ने कर रखा है। ये अपन का C आएगा और ये अपन का T आएगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है अपन का क्या? लीवर आर्म। तो यहां पर हम लोग फर्दर देखें तो C इज इक्वल टू T। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। किसके लिए है ये? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ठीक है, किसके लिए है? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो हमें ये देखना है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये पहला केस तो खत्म, लेकिन दोस्त अगर हम लोग पहला केस देखें
तो ये जो एनालिसिस अपन ने किया है ना, ये हम लोगों ने कर रखा है, ये हम लोगों ने एनालिसिस क्या कर रखा है। आप याद करिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन में सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइन हमने सेम पैरामीटर में किया था, ठीक है। तो यहां पर मैं एक नोट पॉइंट करके लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। When in case of T-beam, in case of T-beam, in case of T-beam, if the neutral axis is within the flange portion, then it will be have like as the rectangular portion, rectangular beam। बस आपको क्या करना है यहां पर, सिंगली रीइंफोर्स्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंगली रीइंफोर्स्ड, ठीक है। तो अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज पोर्शन है, तो ये जो हमारा टी बीम है वो बिहेव करेगा एज द सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी दूसरी बात आती है, ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, ठीक है, सारा कैलकुलेशन अपन ने कर रखा सिमिलर। अब हमारी दूसरी बात आती है, ये थोड़ा सा अपन के लिए डिफिकल्ट होगा, अच्छी तरीके से सीखना, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका when the neutral axis is in the wave portion, when the neutral axis is within the wave portion। अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस विद इन द वेव पोर्शन है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा एक्स ए इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ए इज ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। डीएफ का मतलब अपन जानते हैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, हम लोग जानते हैं क्या, एक्स ए ग्रेटर देन डीएफ, तो आउट ऑफ फ्लैंज पोर्शन हो गया। तो इसका मतलब आगे हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लैंज पोर्शन, ये हो गया अपन का AST, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा M इंटू AST। ये अपन का हो जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और ये हो जाएगा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और यहां से लेकर के इसके CG तक के बीच की डिस्टेंस, ये हो जाएगा अपन का इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब हम लोग ये मान ले रहे हैं कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस विद इन द वेव पोर्शन है, तो हमारा वेव पोर्शन ये है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बस आप ध्यान रखिएगा, गलती नहीं हो गई कहीं, ठीक है। अदरवाइज आपने वैसे किया अपने मन से तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये वाइड पोर्शन जो फ्लैंज वाला पोर्शन ये अलग हो गया, और ये पोर्शन आपका कंप्रेशन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो इसके नीचे है, यानी अब कंप्रेशन में दो दो जाएंगे, एक तो पहला ये जाएगा, दूसरा है आपका ये जाएगा। ध्यान से सुनना, न्यूट्रल एक्सिस अगर वेब पोर्शन में है, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस का अगर वेब पोर्शन में यानी नीचे हो गया, तो इसके ऊपर के जितने जोन होंगे सारे किस में जाएंगे, कंप्रेशन में जाएंगे। तो ये जो वाइड वाला पोर्शन यानी फ्लैंज पोर्शन, इंटायर फ्लैंज पोर्शन इज अंडर द कंप्रेशन, यानी ये सारा पोर्शन आपका किस में है, कंप्रेशन में है। अब देखिए, लेकिन ये अगर आप देखिएगा तो ये वेब का पोर्शन है, तो वेब पोर्शन भी किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है, तो वेब पोर्शन भी किस में जा रहा है, कंप्रेशन में जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें दोस्त, तो यहां से हम लोग ये देखेंगे कि ये इसकी सीजी होगी, ये इसकी सीजी होगी, तो टॉप से इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी DF डिवाइडेड बाई 2। तो आपका फ्लैंज पोर्शन का टॉप से इसकी सीजी की लोकेशन हो जाएगी कितनी, DF डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब
इसका न्यूट्रल एक्सिस से बीच तक की डिस्टेंस इसके सीजी के फ्लैंज से ये हो जाएगी एक्स ए, यहां से यहां तक एक्स ए है और ये डिस्टेंस आपका डी एफ डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है। चल अब दूसरी बात अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपका बचा, ये डिस्टेंस एक्स ए माइनस डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये डिस्टेंस आपका एक्स ए था और यहां तक का डिस्टेंस डीएफ है, तो ये डिस्टेंस अगर हम लोग माइनस कर दें ओवरऑल में से तो ये बचेगा एक्स ए माइनस डीएफ, और ये इसकी सीजी है, ये इसका सीजी है, तो यहां से अगर हम लोग ये सीजी के बीच की डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगा दोस्त एक्स ए माइनस डेप्थ ऑफ फ्लैंज ओवरऑल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सीजी के बीच की डिस्टेंस, सीजी से न्यूट्रल एक्सिस, ओवरऑल रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये रेक्टेंगुलर ही दिखेगा जो छोटा पोर्शन वेव का है, तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो सीजी से डिस्टेंस होगा रेक्टेंगुलर का हाफ हाफ में हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं एरिया मोमेंट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ, देखो दोस्त एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होते रहे। एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन, एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन। अब देखो तो फ्लैंज पोर्शन है आपके पास, फ्लैंज भी जा रहा कंप्रेशन में और वेब भी जा रहा कंप्रेशन में, तो यहां पर हम लोग फ्लैंज का एरिया पहले लिख लेते हैं, तो फ्लैंज का एरिया लिखेंगे V इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ फ्लैंज। V इफेक्टिव, ये V इफेक्टिव रेक्टेंगुलर का एरिया मल्टीप्लाई बाई इसके सीजी तक के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा सीजी तक का बीच का डिस्टेंस एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो प्लस, ये तो आपका इसका हो गया ये फ्लैंज पोर्शन का। अब ये वेब पोर्शन का पार्शियली बचा हुआ है, ये वेब पोर्शन का क्या बचा हुआ? पार्शियली बचा हुआ, तो ये इसका एरिया हो जाएगा एक्स ए माइनस डी एफ, और ये ध्यान रखना दिस इज द बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ वेब। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये विड्थ मल्टीप्लाई बाय दिस डेप्थ, कितना हो जाएगा? बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस डी एफ, तो यहां पर हो जाएगा बी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स ए माइनस डी एफ, तो ये तो एरिया हो गया। अब हमारा सीजी से न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस, तो इसकी सीजी कहां पे है? यहां पे। न्यूट्रल एक्सिस कहां पर है? यहां पर, तो एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर लिखेंगे एक्स ए माइनस डेप्थ ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो वेब पोर्शन का हो गया और इसका फ्लैंज पोर्शन का, इज इक्वल टू टेंशन जोन का एरिया। टेंशन जोन में अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक स्टील का एरिया हो गया और मल्टीप्लाई न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक के बीच की डिस्टेंस डी माइनस एक्स है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे m इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा d माइनस एक्स ए, क्या हो जाएगा? ये d माइनस एक्स ए, तो ये हमारा क्या हो गया? ओवरऑल एरिया मोमेंट हो गया। सो ये एक्सप्रेशन आपको याद नहीं करना दोस्त, अगर आप याद करने जाओगे तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी, आज याद करोगे कल भूलोगे, तो इसको बनाना सीख लो। तो ये फ्लैंज पोर्शन का एरिया सीजी तक के बीच की डिस्टेंस, ये वेब पोर्शन का एरिया सीजी तक का डिस्टेंस, और ये क्या हो गया आपका? टेंशन जोन का एरिया मोमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर, ये तो एक्स ए और एक्स सी कैलकुलेट हो गया। जैसे ही हमारा एक्स ए और एक्स सी कैलकुलेट हुआ, फिर हम लोग क्या करेंगे? थर्ड पोर्शन जो अपन जानते हैं, क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है टी सेक्शन का, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आता है टी सेक्शन से, ध्यान रखना। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ द सेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, सेक्शन का क्लासिफिकेशन अपन वही एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, थर्ड एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो ये हो गया अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, और ये हो गया आपका बैलेंस्ड सेक्शन, और ये हो गया आपका ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये अपन जानते हैं। अगर हम लोग फर्दर बात करें यहां पर कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम चाहिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम चाहिए। चलिए, तो ये डिस्टेंस हो गया डीएफ। तो अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा क्या हो गया, फ्लैंज पोर्शन का टॉप हो गया। ये स्ट्रेस डायग्राम आपको सीखना है। अगर आप सीख जाओगे बनाना तो एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट तो करना ही करना है, क्योंकि बिना इसके तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बनाना सीखो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसीलिए हर एक स्टेप को अपन यहीं पर बना रहे हैं, अदरवाइज अपन क्या करते, फिगर बना के दे देते आपको, ठीक है। तो फिर आपके लिए वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता। लेकिन क्या करो, हर एक पैरामीटर को, हर एक स्टेप को आप देखते रहो ताकि आप भी बना लो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस लाइन हो गई। और फर्दर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये सीखा है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो फर्दर हमने ये डायग्राम बना लिया ऐसा, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग फर्दर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी ए डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू कितनी, सी ए, कितना हो जाएगा, सी ए, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, एक्स ए। अगर हम लोग फर्दर बात करें यहां पर तो एक आपकी स्ट्रेस इसके एक्सिस के पैरेलल आएगी, मतलब ये जो सी डैश हमने माना, ये दोनों जंक्शन पर जो स्ट्रेस आया है उसी को हमने सी डैश में बोला। ये दोनों का जंक्शन कहने का मतलब इसके ऊपर फ्लैंज है, इसके नीचे आपका वेब पोर्शन है। तो हमें यहां पर स्ट्रेस मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसके पहले का एरिया बात करें तो हम लोग बी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इफेक्टिव विड्थ से। अगर इसके नीचे की एरिया से बात करें यानी इस पोर्शन के, तो हमारा बी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड बी एफ इज ग्रेटर देन द बी डब्ल्यू, विड्थ ऑफ फ्लैंज इज मच ग्रेटर देन विड्थ ऑफ वेब के है, ठीक है। तो हमारा इसके ऊपर की वैल्यू स्ट्रेस ज्यादा आएगी, इसके नीचे की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रेस वेरिएशन है, तो ये तो आपका जो, इसको मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। तो जो हमने पहला बनाया ये C1, ये तो फ्लैंज पोर्शन का वेरिएशन है। अगर मैं दूसरी बनाऊं, अगर मैं दूसरा यहां पर बनाऊं, जैसे इसको C2 करूं, तो ये जो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन वेब पोर्शन है, ठीक है। तो अलग अलग लिख दे रहा हूं मैं, C1 इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ फ्लैंज पोर्शन, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ फ्लैंज पोर्शन। C2 इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, C2 इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेब पोर्शन। तो यहां पर फ्लैंज और वेब दो हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा C1 और C2 हो गया। तो यहां पर एक टेंसाइल फोर्स आएगा टोटल T, ठीक है। सो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस T इज इक्वल टू दिस C1 प्लस C2, ठीक है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। So this is valid for the equilibrium condition. This is valid for the equilibrium condition. किसके लिए है ये, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। अब हम लोग फर्दर बात करें तो देखो यहां पर ये डिस्टेंस आपका ये ट्राइपेजॉइडल बनेगा, ये आपका जो स्ट्रेस का वेरिएशन है, यानी ये पैरामीटर और ये करेस्पॉन्डिंग ये, तो ये आपका कैसा हो रहा, ये एक प्रकार से आपका बनेगा ट्रापेजॉइडल वेरिएशन, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग यहां पर मान ले रहे हैं कि ये हमारा y बार आएगा, y1 बार मान लो, ठीक है। और यहां से टॉप से इसकी डिस्टेंस आप मान लो, ये डिस्टेंस ये आप मान लो y2 बार, ठीक है। तो लीवर आर्म देखो, ध्यान से देखना यहां पर, ये y1 बार और ये y2 बार की वैल्यू आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लीवर आर्म 1 और लीवर आर्म 2 चाहिए। तो लीवर आर्म 1 के लिए हम लोग मान लेंगे दिस लीवर आर्म 1, ठीक है। तो ये आपका लीवर आर्म 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीवर आर्म 1 इज इक्वल टू d माइनस y1 बार, और लीवर आर्म 2 कितना हो जाएगा, दिस इज द लीवर आर्म 2, ठीक है। तो यहां पर हर एक की वैल्यू अपन लिखते हैं। अब तो सबसे पहले C1 की वैल्यू लिखते हैं। तो C1 की वैल्यू अगर हम लोग देखें
तो ये वेरिएशन आपका ऐसा हो रहा है, ये वेरिएशन आपका कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रापेजॉइडल की बात हो रही है, सिमिलर ट्रापेजॉइडल है। ठीक है, यहां पर है आपका CA और यहां पर है आपका C'। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसका जो अपन मानते थे कि CG, इसको हमने C1 बोला, तो इसकी जो CG आएगी वो आपका, आपने मान लिया कि ये y1 बार की डिस्टेंस से आएगा। तो ये C1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इस ट्रापेजॉइडल का एरिया आप निकाल सकते हो कि ये, इसको एक क्या करो, ये आप ट्राइंगल मान लो और ये दूसरा आप रेक्टेंगल मान लो, या दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रापेजॉइडल का एरिया जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग कहते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, CA और C', कभी भी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हमारा CA और C' पैरेलल है, तो हमने क्या बोला, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हम लोग लिखेंगे CA प्लस C', सम ऑफ पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, DF, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ वैल्यू। तो यहां पर हो गया CA प्लस C' इंटू DF डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई। अगर हम लोग यहां पर y1 बार की वैल्यू निकाले तो जस्ट इसको आप ट्रिक से याद रखना। ठीक है, देखो अगर हम लोग y1 बार यहां से निकाल रहे हैं टॉप से, तो हम लोग लिखेंगे CA प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपोजिट साइड का, यानी ये C' डिवाइडेड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का 1/3। तो ये CG का लोकेशन आ गया। और हम लोग जानते हैं यहां पर लेबर आर्म 1 इज इक्वल टू D माइनस y1 बार। तो y1 बार की देखो, अगर आप यहां पर लिखोगे बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दोनों की वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखोगे मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्ट वो छोटा टर्म होगा, आप डायरेक्टली रख देना। तो यहां पर आ गया y1 बार। अब C2 की वैल्यू देखो, C2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें दोस्त, तो ये आपका वेरिएशन ऐसा था। ठीक है, इसका था C' और ये डिस्टेंस था DXA माइनस DF। कितना था आपका, XA माइनस DF। ठीक है, तो ये जो आपका C2 फोर्स आएगा, ये इस ट्राइंगल का वेरिएशन होगा। तो यहां पर C2 इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया C' मल्टीप्लाई बाई XA माइनस DF, XA माइनस DF। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड है वेब पोर्शन में, देखो ये किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एंटायर वेब पोर्शन में। तो इसकी विड्थ कितनी है, BW के। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई करेंगे BW के। तो ये हो गया हमारा C2 फोर्स, ये हमारा क्या हो गया, C2 फोर्स। अब ये हमारा अगर C2 फोर्स आया तो ये डिस्टेंस जो होगा यहां से लेकर के, और इसके पहले आपका कितना था, DF। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को हमने क्या माना था, y2 बार माना था। ठीक है, तो ये जो आपका y2 बार की वैल्यू आएगी, y2 बार की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा DF प्लस, ये हो जाएगा कितना, DF प्लस, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा XA माइनस DF डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा y2 बार, और लीवर आर्म 2 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू आ रही थी लीवर आर्म y बार की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी लीवर आर्म 2 D माइनस y2 बार। ठीक है, जैसे ही यहां पर आएगा हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 2। ठीक है, अगर आप ये करो, या दूसरे फॉर्मूले में आप ऐसा लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टोटल कंप्रेशन साइड, तो टोटल C मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। ठीक है, और C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, और लीवर आर्म कंबाइन इज इक्वल टू हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म 2 डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा कितना, C1 प्लस कितना हो जाएगा, C2। क्लियर है इतना? तो ये आपका कंप्रेशन साइड से आ जाएगा, और अटेंशन साइड से कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई टोटल लीवर आर्म। तो यहां पर आपको दो फॉर्मूला और ध्यान रखना है, जो हमने ट्रायंगुलर के बेसिस पे बताया था
कि सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बाई एम इंटू डी माइनस एक्स ए। ठीक है, दूसरा हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा सी डैश के बारे में नहीं पता अभी अपन को, ये हमारा सी डैश के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करिए सिमिलर ट्राइंगल लगा लीजिए। सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल टू सी डैश डिवाइड बाई ये वैल्यू कितनी है एक्स ए माइनस डी एफ, कितना है आपका एक्स ए माइनस डी एफ। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे दूसरा फॉर्मूला सिमिलर ट्राइंगल सी ए डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाई एक्स ए माइनस डी एफ। ठीक है, जैसे ही आएगा हमारा दोनों पैरामीटर क्या हो जाएंगे, नोन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका कैलकुलेशन होता है टी बीम का एनालिसिस में। तो ये टी बीम का जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये जो सेकंड वाला पोर्शन, पहला वाला तो इजी है, जब आपका न्यूट्रल एक्सिस विद इन द फ्लैंज पोर्शन हो तब तो इजी है, डिफिकल्ट तब बन जाती है जब ये हमारा वेब पोर्शन में न्यूट्रल एक्सिस आ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्यों एनालिसिस थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस 2 से 4 टाइम्स कर लोगे और हर डेटा को मैंने एलोबरेट करके बताया है। ठीक है, कैसे कैसे आ रहा है, आप एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पर। ठीक है, एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या किया, रिवाइज कर लेते हैं यहां पर इसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स इक्वल टू के इंटू डी, के इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी एम टू एम सिग्मा सीबीसी, ये अपन को पता है। दूसरा पैरामीटर हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला कंडीशन ये है कि व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द फ्लैंज पोर्शन। ठीक है, अगर फ्लैंज पोर्शन है तो फॉर द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टेकिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बोथ साइड ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन जोन, यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्रेशन जोन का एरिया मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू द एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन। तो दोनों का हमने टेंशन लेकर के यहां पर जो फाइनली एक्सप्रेशन आता है दिस बी एफ, ठीक है, इंटू एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स ए बाई टू एम इंटू एस टी डी माइनस एक्स ए। तो ये भी अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, तो इट इज द सिंपल केस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो अपन को पता है कि ये किसके बेसिस पे था, सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन के बेसिस पे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए एक्स सी आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो ये अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, इन तीनों के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, क्लासिफाई करके ये अपन क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, चल, तो ये अपन जानते हैं अंडर रेनफोर्समेंट की प्रॉपर्टी, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी, अपन की बैलेंस सेक्शन की प्रॉपर्टी। यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेसिव फोर्स बी इंटू एक्स ए दिस वैल्यू, टेंसाइल फोर्स के लिए दिस वैल्यू, और टी ए मल्टीप्लाई बाई एस टी, ये सब सारा डिस्कशन अपन ने कर रखा है। जस्ट यहां पर आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं अपन। ठीक है, टी ए मल्टीप्लाई बाई एस टी, तो यहां पर आपकी टी ए और सी ए कैसे आएगी, तो सी ए डिवाइडेड बाई एक्स ए इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स ए, ये भी अपन को वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखें तो ये सारा डेटा अपन को क्लियर है। तो लीवर आर्म की वैल्यू डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये सब तो क्लियर है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म, moment of resistance from the tension side T multiply by lever arm, B into XA multiply CA by 2, this is the force value of the, this is the value of the C and this is the value of lever arm। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, आपकी लीवर आर्म की, और ये वैल्यू क्या है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स की। ठीक है, V इज इक्वल टू, इसको कर लेना VF, इफेक्टिव फ्लैंज ऑफ विड्थ। ठीक है, ये आपकी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं कि C1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लीवर आर्म 2। ठीक है, जैसे आपको टी टेंसाइल फोर्स से भी अपन लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म इंटू T मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू C मल्टीप्लाई लीवर आर्म, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। मोमेंट ऑफ, ये C की वैल्यू अपन ने रख दिया, ये अपन के पास C की वैल्यू है और ये टोटल लीवर आर्म की वैल्यू है, तो C इंटू लीवर आर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर लीवर आर्म टेंशन साइड से मूवमेंट ले तो टी ए इंटू ए एस टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एक्स ए बाई 3। सो फर्दर हम लोग ये भी जानते हैं कि T इज इक्वल टू सी होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो वी एफ इंटू एक्स ए मल्टीप्लाई बाई सी ए बाई 2, यानी T इज इक्वल टू सी से आपका एक्सप्लेनेशन करके आंसर ये आएगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो इसके बेसिस पे अगर हम लोग फर्दर देखें तो अब हमारा वेब पोर्शन है
और वेब पोर्शन में अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है तो अपन ने देखा था कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट डोंट वरी, ठीक है। ये वेब पोर्शन में अपन का आ रहा है। वेब पोर्शन पे आने के बाद एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन जोन, एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन, तो ये आपका फर्स्ट जोन हो गया और ये सेकंड जोन हो गया, तो ये आपका वेब हो गया और ये आपका फ्लैंज का पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर फ्लैंज पोर्शन का अगर हम लोग एरिया देखें तो VF इंटू DF इंटू XA माइनस DF/2, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था। VW ये तो आपका फ्लैंज पोर्शन का, वेब पोर्शन का हो गया, और ये किसका हो गया, फ्लैंज पोर्शन का, और ये वेब पोर्शन में जो आपने स्टील प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो पैरामीटर बन रहा है, ये आपकी C1 और ये आपका C2, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग इसको लीवर आर्म 1 लिखेंगे और इसको करेस्पॉन्डिंग लीवर आर्म 2। अगर आपने ध्यान से अभी एक्सप्रेशन देखा जो भी अपन ने सिखाया था तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर C1 L1 प्लस C2 L2 मतलब लीवर आर्म 1। अब C1 की वैल्यू CA प्लस C डैश सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डेप्थ बाय 2, यानी जो स्ट्रेसर डायग्राम बनेगा ये सिमिलर ऐसा बनेगा, ये CA वैल्यू हो गई, ये C डैश वैल्यू हो गई। सो करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक फोर्स आ रहा था C1 की वैल्यू जिसको अपन ने टोटल कंप्रेसिव फोर्स बोला था, ये फ्लैंज पोर्शन का हो गया। सिमिलर आपका लीवर आर्म 1, तो इसमें आपका Y1 बार की वैल्यू आ जाएगी, और Y1 बार की वैल्यू अपन जानते हैं CA, मतलब यहां से आप चल रहे हो तो दूर वाले का 2 से मल्टीप्लाई करो 2C डैश प्लस डिवाइडेड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड CA प्लस C डैश इनटू जो दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये फ्लैंज पोर्शन था, इसको हमने क्या माना था, DF माना था, तो DF डिवाइडेड बाई 3 1/3 होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट C2 की वैल्यू जो आपका वेब पोर्शन में आ रहा था, वेब पोर्शन मतलब कि ये अपन का C डैश था और ये अपन का था XA माइनस DF, ये क्या था आपका XA माइनस DF। तो यहाँ पर एक C2 फोर्स आ रहा था, C2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये C2 इज इक्वल टू 1/2 C डैश था, ये डोंट वरी, C डैश मल्टीप्लाई बाई XA माइनस DF और मल्टीप्लाई बाई ये जो आपके बिट से मल्टीप्लाई था, ये ध्यान रखना कि BW रखना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये वेब पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो वेब पोर्शन में जो एरिया आएगा वो हम लोग वेब का लेंगे, वेट का वेब, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लीवर आर्म 2 की, लीवर आर्म 2 की वैल्यू भी हमने बताया था कि D माइनस XA माइनस DF/3 प्लस DF, ठीक है। चल तो इसके बेसिस से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग कंबाइन लें तो सिग्मा ST इंटू AST मल्टीप्लाई बाई लीवर आर्म। तो यहां से अगर हम लोग फर्दर बात करें लीवर आर्म C1 इंटू L1 प्लस C2 इंटू L2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये C डैश इक्वल टू स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ द फ्लैंज एंड वेब इन द कंप्रेशन जोन फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो C डैश जो है आपका स्ट्रेस था फ्लैंज पोर्शन और वेब पोर्शन के दोनों के जंक्शन पर, उसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बेसिस पे अगर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल देखें तो CA डिवाइड बाई XA C डैश डिवाइड बाई XA माइनस DF, ये भी अपन ने बताया, ठीक है। और C डैश की वैल्यू हम लोग फर्दर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। फर्दर अगर हम लोग ऐसा देखें कि CA डिवाइडेड बाई XA इज इक्वल टू TA डिवाइडेड बाई M इंटू D माइनस XA, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।